टाउटे तूफान के तट से टकराने से पहले ही मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में तेज बारिश शुरू हो गई। तेज हवाओं के साथ आई बारिश के कारण मुंबई में कई जगहों पर पानी जमा हो गया। हालांकि पहले से लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई थी, इसलिए सड़कों पर ट्रैफिक ज्यादा नहीं दिखा, लेकिन सड़क पर जो भी गाड़ियां निकली उन्हें कई फीट तक के पानी से होकर गुजरना पड़ा। ये हालात हैं, बस देखिए या टू व्हीलर जो हैं वो पानी में फंसी हुई हैं और काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। मुंबई में बारिश रात के वक्त शुरू हुई और दोपहर तक बंद नहीं हुई। अंधेरी, परेल और कुर्ला जैसे निचले इलाकों में कई फीट तक पानी जमा हो गया। जल जमाव जैसी स्थिति पैदा हो गई है। तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, कुर्ला इलाके की तस्वीर है जहाँ पर घुटने भर से ज्यादा पानी भरा हुआ है। कई जगहों से नुकसान की खबरें भी आईं। एक जगह सड़क पर चलती हुई सामान ढोने वाली एक गाड़ी पर एक बड़ी सी होर्डिंग अचानक गिर गई। काफी देर तक होर्डिंग को हटाने की कोशिश चलती रही। ठाणे और नवी मुंबई में भी बारिश के साथ तेज हवाएं चली। इसके अलावा कई जगहों पर पेड़ों के गिरने की घटनाएं भी हुई। मुंबई में ज्यादा नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि टाउटे तूफान महाराष्ट्र के समुद्री तट के पास से गुजरा। अरब सागर में बना यह चक्रवाती तूफान उत्तर दिशा की तरफ आगे बढ़ा, यानी महाराष्ट्र के तट के साथ साथ चलता हुआ गुजरात के तट की तरफ बढ़ा। गुजरात के तट से टकराने से पहले ही तूफान का असर महाराष्ट्र के कई हिस्सों में देखा गया, जिसका अनुमान मौसम विभाग ने पहले ही जता दिया था। इसीलिए लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई थी। इसके अलावा मुंबई एयरपोर्ट को 11 घंटों के लिए बंद किया गया, जिसकी वजह से कई उड़ानें रद्द कर दी गई। मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक को भी बंद कर दिया गया। इसके अलावा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कई टीमों की तैनाती राज्य में उन जगहों पर कर दी गई जहां नुकसान की आशंका थी। नौसेना और कोस्ट गार्ड की टीमें और एनडीआरएफ के साथ संपर्क में रहीं और समुद्र में तूफान की चाल पर नजर रखती रहीं, जिसके लिए बाकायदा एक कंट्रोल रूम बनाया गया। कंट्रोल रूम में बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाकर तूफान की चाल पर नजर रखी जाती रही। समुद्र तट के पास के अलग अलग शहरों में लगे सीसीटीवी कैमरों की तस्वीरें भी देखने के इंतजाम किए गए। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने भी कंट्रोल रूम पहुंचकर तूफान से जुड़ी तैयारियों का हाल देखा। मौसम विभाग समेत तमाम सरकारी एजेंसियों से मिलने वाली हर छोटी बड़ी जानकारी पर कंट्रोल रूम तुरंत एक्शन में आता है। जरूरी होने पर बचाव दल की टीमों को मौके पर भेजा जाता है। जब भी कोई भी डिस्ट्रेस अलर्ट आएगी, वेदर टेलीफोनिकली आती है या ईमेल पे आती है, तो यहाँ पे इसका रिस्पांस इमीडिएटली किया जाता है। जिस वक्त तूफान ने समुद्र में खलबली मचाई, उसी वक्त कई निजी कंपनियों के जहाज तूफान में फंस गए। सूचना मिलते ही नौसेना के जहाज मदद के लिए पहुंचे और फंसे हुए सैकड़ों लोगों को सुरक्षित बचाने में कामयाबी हासिल की। कोरोना संकट में मरीजों को दवा और इलाज में काम आने वाली चीजें बांटने वाले नेताओं को क्लीन चिट मिल गई, लेकिन इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस से नाराजगी भी जताई। न्यूज 18 के अमित सिंह की रिपोर्ट है कि जमाखोरी के आरोपों में घिरे नेताओं पर दिल्ली पुलिस ने अदालत में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास, आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे, बीजेपी सांसद गौतम गंभीर, बीजेपी नेता हरीश खुराना और कांग्रेस के पूर्व विधायक मुकेश शर्मा को क्लीन चिट दे दी गई, जिस पर जज ने फटकार लगाई कि कैसे नेताओं को इतनी दवाएं मिल गईं जबकि आम आदमी तरस रहे थे। लिहाजा नेताओं को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भले ही वो जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हों, तब भी ये दवा उनको स्वास्थ्य विभाग को देनी चाहिए ताकि वो जरूरतमंदों या सरकारी अस्पतालों को बांट सके, जिस पर दिल्ली सरकार ने दलील दी कि वो जरूरी दवाइयां जब्त करेगी। तो हाईकोर्ट ने याद दिलाया कि ये काम पुलिस करेगी, वो नेताओं को अपना काम ठीक से करने की सलाह दी। उत्तर प्रदेश के कासगंज से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां चुनावी रंजिश में दो गुटों के बीच गोलीबारी हुई और पथराव किया गया। बताया गया कि पंचायत चुनाव के बाद से ही दोनों पक्षों में विवाद था, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि गांव का एक बड़ा हिस्सा रण क्षेत्र में बदल गया। वहां से जो वीडियो सामने आया, उसमें एक छत के ऊपर खड़े कुछ लड़के दूसरे गुट के लोगों पर पथराव करते दिखाई दिए, जबकि दूसरे पक्ष के कुछ लोग उन्हें ललकारते नजर आए। इसी बीच फायरिंग की आवाज भी सुनाई दी, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। थोड़ी देर तक इसी तरह दोनों पक्षों के बीच पत्थरबाजी होती रही, जिसके डर से गांव के कई लोग अपने घरों में दुबके रहे। चुनावी रंजिश की ऐसी ही कुछ तस्वीरें एटा से भी सामने आईं, जहां दो पक्षों की महिलाओं में मारपीट हुई। इतना ही नहीं, देखते ही देखते दोनों तरफ की महिलाएं एक दूसरे पर लाठियों से हमला करने लगी। इसके बाद बीच बचाव कर उन महिलाओं को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। बताया गया कि पंचायत चुनाव में एक पक्ष के उम्मीदवार को वोट नहीं देने पर यह विवाद शुरू हुआ था। सौभाग्य की एक बात थी कि चुनाव में हर वोटर अपनी मर्जी का मालिक है, कोई भी किसी को वोट देते समय देख नहीं सकता। फिर सिर्फ शक के आधार पर गांव में दुश्मनी पालने से बड़ा पागलपन कुछ नहीं होता, क्योंकि खून खराबा करने से भी चुनाव का नतीजा तो बदलने से रहा।
कोरोना की दूसरी लहर के बीच पहली बार नए कोरोना मरीजों की संख्या 3 लाख से कम दर्ज की गई। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि देश के कई हिस्सों में नए कोरोना मरीजों की तादाद में काफी कमी आई है, जिसकी वजह से पिछले 26 दिनों से पहली बार ऐसा हुआ जब 24 घंटे में नए कोरोना मरीजों की तादाद 3 लाख से कम रही। पिछले 26 दिनों से यह आंकड़ा 3 लाख के ऊपर था और कुछ दिन पहले तो 4 लाख को भी पार कर चुका था। पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना के करीब 2,80,000 नए मरीज सामने आए, जबकि एक दिन पहले यह आंकड़ा 3,10,000 से भी ज्यादा था। उत्तर प्रदेश के कानपुर में चालान कटने पर समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी भड़क गए। बताया गया कि कुछ पुलिस वाले इलाके में बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों का चालान कर रहे थे और जब इसकी जानकारी इरफान सोलंकी को दी गई तो वो अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस वालों ने मास्क न लगाने के आरोप में उनका भी चालान काट दिया, जिससे वहां हंगामा खड़ा हो गया। विधायक आग बबूला हो गए और वो पुलिस वालों से भिड़ गए। इतना ही नहीं, उन्होंने एक पुलिस वाले को जोर से धक्का मार दिया। क्यों मारा? अरे क्यों? इसके बाद विधायक और पुलिस वालों के बीच तीखी बहस होने लगी। इस दौरान इरफान सोलंकी ने वहां मौजूद पुलिस वालों को देख लेने की धमकी दे डाली। बीच सड़क पर काफी देर तक इसी तरह तू-तू मैं होती रही। इसके बाद पुलिस के कुछ बड़े अधिकारी वहां पहुंचे और हंगामे को शांत करवाया। सौ बात की एक बात है कि जाति, धर्म और खानदान देखकर अगर हम लोग वोट देंगे तो ऐसे नेता हमें समझाने के बाद मुश्किल में फंसाने के लिए उकसाएंगे ही। और कानपुर की सीसामऊ सीट से विधायक इरफान सोलंकी तो ऐसे तेवर के लिए मशहूर ही, जो कानपुर में डीएम से लेकर जूनियर डॉक्टरों तक को धमकाने और समर्थकों से पिटवाने के आरोपों से घिरे रहे। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद के यति नरसिंहानंद सरस्वती नाम के महंत की हत्या की साजिश का पुलिस ने पर्दाफाश किया। न्यूज़ 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि इसका प्लान पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने बनाया था, जिसका पता दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मोहम्मद डार नाम के एक आरोपी की गिरफ्तारी के बाद चला, जो जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला है। बताया गया कि साधु की वेशभूषा में उनको मारने की साजिश थी। आरोपी के पास से पिस्तौल, 15 कारतूस, भगवा रंग का कुर्ता, कलावा, पूजा में इस्तेमाल होने वाला टीका और साधुओं के पहनने वाले कपड़े बरामद होने का पुलिस ने दावा किया है। इस घटना के बाद महंत के मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। कुछ दिन पहले नरसिंहानंद ने मुस्लिम धर्म गुरु के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन पर मुकदमा दर्ज किया था। मैं भी तैयार बैठा हुआ हूं, मैं कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं हूं जो ऐसे ही मारा जाऊंगा। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका और स्वागत की तैयारी में पूरा बैठा हुआ हूं। हर हर महादेव। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में टाउटे तूफान की वजह से तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। अचानक बदले इस मौसम का सबसे ज्यादा असर वहां के झाबुआ पर पड़ा, जहां तेज हवाओं की वजह से सड़कों के किनारे कई पेड़ टूट गए और कुछ लोगों की दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। इसी तरह की तस्वीरें मंदसौर से भी सामने आईं, जहां बारिश के साथ चल रही तेज हवाओं ने लोगों को डरा दिया। बताया गया कि वहां आई आंधी में बिजली के कई खंभे भी उखड़ गए। बैतूल से भी बारिश के बाद हुए नुकसान की कुछ तस्वीरें सामने आईं। वहां सड़क के किनारे कुछ पेड़ उखड़ गए और बिजली के खंभों को भी खासा नुकसान पहुंचा। रास्ता जाम हो गया, पूरा ये बिजली का खंभा पूरा गिरा हुआ। बताया गया कि मध्य प्रदेश के जिन इलाकों में मौसम की मार पड़ी, वहां बहुत देर तक बिजली भी गुल रही। सौ बात की एक बात है कि मध्य प्रदेश में एक दिन पहले टाउटे नाम के तूफान की वजह से ही आंधी और बारिश का दौर शुरू हुआ, जिसकी शुरुआत महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर बसे झाबुआ, रतलाम और बैतूल जैसे इलाकों से हुई और अगले 24 घंटों में मध्य प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी तेज बारिश होने की आशंका। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत खातों में 2-2 हजार रुपए आने के बाद कई जगहों पर बैंकों में भीड़ उमड़ पड़ी। इस योजना के तहत केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को सालाना 6,000 रुपए 3 किस्तों में दिए जाते हैं। जैसे ही लोगों को इसकी जानकारी मिली, उन्होंने अकाउंट से पैसे निकालने की होड़ में कोरोना नियमों का भी ध्यान नहीं रखा, जिसकी कुछ तस्वीरें उत्तर प्रदेश के संभल से भी सामने आईं, जहां अकाउंट से पैसे निकालने के लिए अलग अलग बैंकों की कुछ ब्रांच के बाहर भीड़ जुट गई। बेसब्री इतनी कि वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को तो भूल ही गए। उनमें कुछ लोग ऐसे भी दिखे जिन्होंने मास्क केवल दिखावे के लिए लगाया। एक तस्वीर वहां से ऐसी भी सामने आई जिसमें 2 पुलिस वाले बैंक के बाहर जुटी भीड़ को एक दूसरे से अलग करते नजर आए। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में भी कुछ इसी तरह के हालात देखने को मिले। बैंक के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। हर कोई पैसे निकालने के लिए अंदर जाने का इंतजार करता दिखा, लेकिन उनमें कई लोग ये भूल गए कि कोरोना वायरस के इस दौर में एक दूसरे के कंधों और बाजुओं पर हाथ रखकर खड़े होना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। सौ बात की बात यह कि किसान निधि का पैसे
का पैसा खाते में आने के बाद कहीं उड़कर नहीं जाने वाला, इसलिए पैसा निकालने की होड़ में हम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि महामारी की चपेट में आए तो बैंक से निकाला गया पैसा भी जेब में ही धरा रह जाए। यूपी के मुरादाबाद में कोरोना महामारी के खात्मे के लिए खास हवन किया गया। इन लोगों का मानना है कि हवन और यज्ञ से वायुमंडल शुद्ध होगा और उनका मानना है कि इससे कोरोना का खतरा काफी हद तक कम हो जाएगा। इसीलिए मुरादाबाद के लदावली इलाके के एक शिव मंदिर के अहाते में हवन किया गया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक ट्रैक्टर ट्रॉली पर पूजा का सारा सामान दिखाई दिया। मंदिर के पुजारी और गांव के कुछ लोगों ने मंत्रोच्चार के साथ ट्रॉली पर बनाए गए हवन कुंड में आहुति भी डाली। इसके बाद उस हवन कुंड से निकलने वाले धुएं को गांव में घूम घूम कर फैलाया गया। उपाय हमारे फेल हो जाते हैं तो उसके बाद हम देवीय शक्ति को याद करते हैं। इस कार्यक्रम में कुछ महिलाएं भी शामिल हुई। हालांकि इस दौरान कुछ लोग बिना मास्क के दिखाई दिए और उनके बीच तय दूरी भी नहीं दिखी। सौभाग्य की बात है कि महामारी में अपनी आस्था और तसल्ली के लिए हम चाहे जितने हवन कर लें, लेकिन सच्चाई यही है कि कोरोना से हमको मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ही बचा सकता है, जिसकी मुरादाबाद में बहुत से लोगों ने अनदेखी की और अपनी आस्था के साथ महामारी की आशंका भी फैलाते रहे। महामारी की दूसरी लहर की चपेट में आ चुके देश के कई हिस्सों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिनमें अब भी कोरोना के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसी ही एक चौंकाने वाली तस्वीर उत्तर प्रदेश के संभल से सामने आई, जहां एक बारात में लोगों का बेपरवाह रवैया देखने को मिला। और हैरानी तो तब हुई जब बारात में मौजूद बच्चों और नौजवानों की एक टोली बिना चेहरे पर मास्क लगाए एक दूसरे के बेहद करीब नाचती झूमती नजर आई, जिसके बाद बैंड बाजे के साथ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते बिना मास्क के ये बाराती दुल्हन को लेने निकल पड़े। और तो और बारात को देखने के लिए गांव की संकरी गलियों में लोग अपनी चौखट पर भी खड़े नजर आए। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में जहां शादियों में फिलहाल कुल 20 बारातियों को ही शामिल होने की इजाजत है, वहां इस बारात में सरकार के इस नियम को भी ताक पर रख दिया गया। सौभाग्य की बात है कि हमें जितने लोगों के सिर पर शादी ब्याह में बेखौफ होकर मस्ती में नाचने का भूत सवार है, वो शायद नहीं जानते कि महामारी उनमें हर बाराती के सिर पर मौत बनकर नाच रही है। क्योंकि अभी 3 हफ्ते पहले ही सरकार ने बताया कि बिना लक्षण वाला एक मरीज अगर अकेला भी घूमता रहा तो वो महीने भर में 400 से ज्यादा लोगों को बीमार कर सकता है। यूपी के उन्नाव में राज्य सरकार के आदेश पर प्रशासन की निगरानी में शवों के अंतिम संस्कार का काम शुरू किया गया। कुछ दिन पहले वहां गंगा नदी के किनारे रेत में दफनाए गए सैकड़ों शव मिले थे, जिसके बाद प्रशासन ने वहां शवों को दफनाए जाने पर रोक लगा दी। साथ ही कोरोना मरीजों के शवों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था भी गंगा नदी से थोड़ी दूरी पर की गई। शवों के अंतिम संस्कार के लिए जो जगह चुनी गई, वहां इलाके के लोग भी प्रशासन की मदद करते नजर आए। प्रशासन की तरफ से उन्नाव में गंगा नदी के सभी घाटों पर शवों को न दफनाने की चेतावनी के पोस्टर भी लगाए गए। इसके अलावा प्रशासन ने गरीब लोगों को अंतिम संस्कार के लिए मदद का ऐलान भी किया। कोविड से मृत्यु होती है तो 5,000 रुपए उसको अंतिम संस्कार करने के लिए दिए जाते हैं। राज्य सरकार के आदेश पर वहां नदी के किनारे पुलिस के जवानों को तैनात किया गया ताकि कोई चोरी छिपे वहां शवों को न दफना सके और शवों को नदी में बहाने पर भी रोक लगाई जा सके। इस बीच शवों को गंगा नदी में बहाने के मामले में भी यूपी पुलिस ने निर्देश जारी किए। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि सभी जिलों के एसपी को नदियों में शव प्रवाहित करने पर रोक लगाने के लिए कहा गया और पुलिस, पीएसी और एसडीआरएफ के जवानों को नदी के घाटों पर 24 घंटे पेट्रोलिंग के निर्देश दिए गए, जबकि गांवों में बैठक करके और लाउडस्पीकर के जरिए जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी जारी किए गए। साथ ही शवों के अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपए की आर्थिक मदद की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए कहा गया। राज्य के बलिया, गाजीपुर और वाराणसी में शमशान घाटों पर पुलिस और राजस्व विभाग की टीमों की ड्यूटी भी लगाई गई। सौभाग्य की बात यह कि महामारी के बाद उन्नाव से प्रयागराज तक गंगा किनारे जो शव दफनाए गए थे, वो बारिश के बाद रेत बहने की वजह से सामने आ गए और अब प्रशासन खुद उन शवों की चिता जलवा रही है और अंतिम संस्कार के लिए जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता भी दे रही है। हालांकि दलील अब भी यही है कि शव जलाने के लिए लकड़ी की कमी नहीं थी, बल्कि कुछ लोगों ने रीति रिवाज की वजह से शवों को जलाने के बजाय दफन किया था। उत्तर प्रदेश के चंदौली से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां इलेक्ट्रॉनिक सामान की एक दुकान में अचानक आग लग गई, जो कैसे भड़की ये पता नहीं चल पाया, लेकिन उसने देखते ही देखते पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। वहां से लपटें उठने लगी और दुकान से उठते धुएं को देखकर कुछ पल के लिए लोग डर गए। दुकान के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई।
वहां अफरा तफरी मच गई। लोग आग बुझाने की कोशिश करने लगे। दुकान से कुछ सामान बाहर भी निकाला गया, लेकिन वो भी आग की चपेट में आ गया। इतने में फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। वर्तमान समय में आग पूर्ण रूप से कंप्लीट बुझा दी गई। दमकल कर्मियों की कड़ी मेहनत से आग को बुझा लिया गया, लेकिन इस घटना में दुकान मालिक का काफी नुकसान हुआ। सौभाग्य की बात यह कि चंदौली की जिस दुकान में आग लगी उसके मालिक का परिवार ऊपरी मंजिल पर रहता है और अगर आग वहां तक पहुंचती तो आसपास के घरों में भी तबाही मच जाती, क्योंकि घर में रसोई गैस के सिलेंडर भी थे।